हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जयेश विलियम एंड वेलकम टू जस्ट विज्ञान। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 10th क्लास की। 10th क्लास के केमिस्ट्री की अगर हम पार्ट की बात करें तो उसके अंदर हम लोग के 4 चैप्टर आते हैं। पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन एक चैप्टर को हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि अगर हमारे वीडियोस जल्दी हो जाते हैं, जो टाइम हम लोगों ने सोचा है उसमें खत्म हो जाते, तो 5 वीडियो भी आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि वो 5th वीडियो यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो 11th में और 12th में हम लोगों की बहुत काम आता है। फिलहाल आप लोगों के बोर्ड्स बहुत नजदीक है, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, आपने पूरे साल मेहनत करी है, आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिर भी हम क्या कहते हैं, आज हम लोग आपकी केमिस्ट्री के लिए पहला चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हम चाहेंगे कि इसको और अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश करें, है ना। होता यह है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग में जाके पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी ना उसको मिसकॉन्सेप्चुअल कर लेते हैं या मिसकॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उससे आने वाले क्वेश्चन या जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग अपने एग्जाम में नहीं कर पाते। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये वीडियोस बनाई जा रही है। आप इन वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज हम लोग बात करने वाले अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जब इस चैप्टर को हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है बेटा, वो ये आती है कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। पहले तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री क्या है, हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, मेटल्स के बारे में पढ़ा था। इन दो चीजों से ही हम लोगों की 9th क्लास कंप्लीट हो गई थी। अब जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में चलते चले आते हैं ना, वैसे वैसे चीजें थोड़ी सी डेप्थ में चली जाती है। जैसे 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास में आपके 4 चैप्टर हो गए। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। हर कोई जानता है बच्चा कि केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होती हैं। तो केमिस्ट्री आखिर में है क्या पे? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आप 9th क्लास से सुनते चले आ रहे हैं कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, है ना। ये डेफिनेशन बहुत है, ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे सुटेबल है। तो केमिस्ट्री क्या है बेटा, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग केवल रिएक्शंस नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, यहाँ पे रील्स की बात नहीं हो रही जो इंस्टाग्राम पे हम लोग रील्स देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाली रील आ रही है, नहीं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है, हम लोग मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो वाला जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग एक मॉलिक्यूल से दूसरी चीज बना लेते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। आप ऐसे समझिए। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो ऑब्वियसली किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है? एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और जो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको हम? केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप उसको सिंपल ये चीज बता सकते हैं। क्या बताना है आपको? इट इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन टू अनदर। किसी भी एक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बना देना, दूध से दही बना देना, सिंपल। दूध से क्या बना देना? दही बना देना। आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो हमारी एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग उसको रीड नहीं करते। हम लोग सोचते हैं टाइम वेस्ट होगा, टीचर तो पढ़ा ही रहा है। आप उसको एक बार रीड करके देखिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपकी एनसीईआरटी में 10th क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में सबसे ऊपर बोल्ड इटैलिक में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी है वो लाइन? पढ़ा कभी आपने उसको ध्यान से? मैं बताता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस। फैक्ट्स साइंस नहीं होते। लाइक जैसे डिक्शनरी डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होती। जैसे डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होती, उसी तरह से फैक्ट भी साइंस नहीं होती बेटा। ये मैंने नहीं कहा है, ये एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा है। उनका नाम था मार्टिन एच फिशर। ये लाइन 10th क्लास के पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में सबसे ऊपर लिखी हुई है। और ये सच मानिए मेरी बात, ये ऐसे ही फालतू में नहीं लिखी गई कि पेज को भर दिया जाए और उसके बाद आपका कंटेंट स्टार्ट हो। 10th क्लास में जब बच्चा आ जाता है ना बेटा, तो उसको साइंस के मायने पता चलने लगते हैं।
8th क्लास तक हम लोग कैसे पढ़ते थे, टीचर आपको पढ़ाता था, एक्सप्लेन करता था, क्वेश्चन आंसर हमें याद करने होते थे, वही क्वेश्चन आंसर पेपर में आ जाते थे। लेकिन जैसे हम 9 टू 12 में जाते हैं ना, वहां पे चीजें हम लोग को खुद इमेजिन करनी पड़ती है, खुद सोचनी पड़ती है, तो केवल फैक्ट के हिसाब से साइंस नहीं पढ़ी जाती है। यही मार्टिन एच फिशर ने कहा था कि फैक्ट्स आर नॉट द साइंस। साइंस है क्या, साइंस एक पूरा प्रोसेस है, किसी भी चीज को सिस्टमेटिकली आप कर रहे हो वो साइंस ही कहलाती है बेटा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई, जो आपको याद रखना है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, आप चाहे तो मेरे साथ साथ इसको नोट कर सकते हैं। द प्रोसेस यूज टू ट्रांसफॉर्म मॉलिक्यूल या कंपाउंड फ्रॉम वन टू डिफरेंट या वन अनदर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू वन अनदर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, छोटे छोटे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं जो बहुत काम के हैं। पहली चीज, कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, डेली लाइफ की चीज है। दही खूब खाया हमने रायता बना बना करके, है ना। दूध से दही का बनना केमिकल रिएक्शन है। आपने छोटी क्लास में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। उस समय हमको क्या बताया गया था कि दोज चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, और दोज प्रोसेस विच आर रिवर्सिबल, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। आज बात हो रही है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कोई ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम एक चीज को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे कि कर्ड, कर्ड किससे बनाया गया है, मिल्क से बनाया गया है। इन दोनों में अंतर है, डेफिनेटली अंतर है। कि आप दही से वापस से दूध बना सकते हैं, नहीं बन पाएगा, है ना। दूध से अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारे घरों में जो लोहे का सामान होता है, सरिये लगे होते हैं, कीलें पड़ी होती हैं, तवा होता है, उन सबको थोड़े टाइम के बाद आप देखिए उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस अपने आप ही जम जाता है। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई चीज चेंज हुई है। वो हम लोग के मेटल कन्वर्ट होकर के क्या बन गए, मेटल ऑक्साइड बन गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में होते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। सिंपल, बहुत आसान सी चीज की बात करूं बेटा मैं अगर, तो मेकिंग ऑफ फूड, ये भी हम लोग का केमिकल रिएक्शन ही है। ये भी क्या हम लोग की केमिकल रिएक्शन ही है। जैसा आलू आप जब बाजार से लेकर के आए थे, खाते टाइम हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, सब्जी बना ली, पराठे बना लिए, पक गया वो टेम्परेचर से। ये सब क्या है, बेकिंग ऑफ चाय, खाना बनाना, कोई भी डिश आप जो खाते हैं वो सारी की सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस ही है। क्या है वो, केमिकल रिएक्शन ही है। आगे देखिए अब ये तो बात होगी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अब एक छोटा सा बात जो हम हर किसी को पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है भाई। हमें कैसे पता चलेगा, आपने बता दिया दही का बनना, और इसके अलावा अगर कोई हमसे पूछे कि कोई ऐसा करेक्टर बताओ जिससे हम ये पता कर पाए कि हाँ केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, तो वो भी आपके किताब में लिखा हुआ है, आपको बस पढ़ने की देरी है। तो सबसे अब हम बात करते हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टर्स की, कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए जरा मेरे साथ, सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट हमें यह बताता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे चेंज ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज होंगी, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, यहाँ पे पानी की बात नहीं होती है भाई, ठीक है ना। पानी के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारी मदर अर्थ पे, हम जिस धरती पे रहते हैं, ये अकेला ऐसा ग्रह है फिलहाल नोन में जिसके अंदर लाइफ रहती है, या जिसमें जिंदा लोग पाए जाते हैं, जिंदा चीजें, जीवन है जहाँ पे। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पानी तीनों स्टेट में अवेलेबल है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, गैस भी है। तो हम इसमें पानी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं चलते हैं, इसको थोड़े टाइम के दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन फिर भी किसी चीज की स्टेट चेंज हो रही है अगर किसी प्रोसेस के अंडर, तो वो हम लोग की केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा,
तो दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है, दूसरा पॉइंट बताता हमें चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, किसी चीज का किसी प्रोसेस के दौरान कलर चेंज हो जाना, वो भी हमें किस चीज का इंडिकेशन करता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, प्रोसेस कैसा हमारा केमिकली रिएक्टिव है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है हम लोगों का चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ जाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आग लगा दे किसी के अंदर, नहीं, टेम्परेचर चेंज का मतलब है आप कोई प्रोसेस कर रहे थे और अचानक ही वो चीज अपने आप धीमे धीमे क्या होने लगी, गर्म होने लगी। थोड़ा सा भी चेंज, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उबलने लगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही पढ़ते हैं। तीसरा करेक्टर जो हम लोग को पता होना चाहिए बेटा, और लास्ट है, वो है आपका एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, किसी चीज के अंदर से गैस का इवॉल्व होना भी क्या है हम लोगों का, एक तरह का केमिकल चेंज है, या इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये चार करेक्टर्स हैं बेटा, किस चीज के करेक्टर हैं, ये करेक्टर है हम लोगों के केमिकल रिएक्शन के। किसके हैं ये, केमिकल रिएक्शंस के करेक्टर, यानी इनकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज में केमिकल रिएक्शंस हो रही है। सिंपल सी बात थी, अभी तक मैंने आपको कुछ भी कठिन नहीं पढ़ाया, सिंपल सिंपल सी चीजें बताई हैं जो हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए, अब इनको ना एक बार समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते चलते हम जब स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, या करेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो करेक्टर्स के बारे में एक दो छोटी चीजें और देख लेते हैं। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि मेरे पास मिल्क है, ठीक। अब मिल्क की जो जनरल स्टेट होती है वो कैसी होती है, लिक्विड, कैसी होती है, लिक्विड। लेकिन जैसे ही हम उसको कन्वर्ट करते हैं और वो कन्वर्ट होके बनता है हम लोगों का कर्ड, तो वो कैसा होता है हम लोगों का, सॉलिड, या फिर जिसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। फिर भी स्टेट तो चेंज हुई ना, क्या चेंज हुआ, स्टेट इसके अंदर चेंज हुई है डेफिनेटली। ये लिक्विड से काय में कन्वर्ट हो गया हम लोगों का, सॉलिड में या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। तो मिल्क से जब भी हम कर्ड बनाएंगे तो उसके बीच में जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो क्या है हम लोगों का, केमिकल रिएक्शन ही है। लेकिन केमिकल रिएक्शन ये जो हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, इसमें थोड़ा सा बायोलॉजी का भी हाथ होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में हम सब लोग जानते हैं, है ना, पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। वो क्या करता है, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, दूसरा जो हमने करेक्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दूसरा करेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज इन कलर, कलर भी कभी कभी चेंज होते हैं। क्या होता है बेटा, कलर्स भी हम लोगों के धीमे धीमे चेंज हो जाते हैं जब भी केमिकल एक रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं सबसे पहले। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इधर देखिए जरा ध्यान से। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है हम लोगों का वो है ब्लू कलर का। किस कलर का, ब्लू कलर का। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन इसके अंदर है वो है हम लोगों का बेटा कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं अगर हाइड्रेटेड होता है तो हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना के रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं देखिए जरा, इसके अंदर मैंने इसके अंदर क्या किया, एक छोटी सी कील को डाल दिया। क्या किया मैंने इसके अंदर, एक आयरन नेल या कील को इसके सॉल्यूशन के अंदर रख दिया थोड़े टाइम के लिए, और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसको क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ा टाइम बीतता गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। 2 दिन के बाद जब मैं आकर के इसको देखूंगा तो डेफिनेटली ये जो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा था ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा। ये सॉल्यूशन हम लोगों का, ये सॉल्यूशन हम लोगों का जो है ना वो टर्न हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, और ये हो जाता है फेड। ये कलर हो जाता है इसका फेड। क्यों हो जाता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। पहले जो ब्लू कलर का हम लोग का सॉल्यूशन था वो ब्लू सॉल्यूशन किसकी वजह से था, वो ब्लू सॉल्यूशन था CuSO4 की वजह से। जैसे ही मैंने इसके अंदर एक आयरन नेल डाल दी, मैंने इसके अंदर एक आयरन नेल डाल दी,
आयरन नेल का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर क्या है, आयरन है। ये आयरन नेल यानी Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी होगी डेफिनेटली, तभी उसका ब्लू कलर जो था वो चेंज हो गया, चेंज होकर के फेड हो गया, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि वहां पे एक नई चीज की फॉर्मेशन हुई है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। अब ये प्रोसेस हुआ, ये रिएक्शन हुई, क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन में क्या चीज चेंज हुआ, इसके अंदर हमें एक कैरेक्टर दिखाई दिया कि इसके अंदर कलर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है बेटा, इसके अंदर एक कलर चेंज हुआ है, और कलर चेंज होना किसी भी प्रोसेस के दौरान वो क्या कहलाता है, वो केमिकल रिएक्शन का ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है या पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया कर्ड से मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं। दूसरा, कलर चेंज हुआ उसके अंदर आयरन के साथ। तीसरे की बात करते हैं, देखिए तीसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो मैंने आपको बताया था चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, CaO, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लाइम, या इसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको लेकर के जैसे हम पानी के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, जैसे आप इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट होकर के स्लेक्ड लाइम बनता है। क्या बनता है बेटा, स्लेक्ड लाइम, और इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये जो स्लेक्ड लाइम है ना बेटा, यही स्लेक्ड लाइम हम लोगों का आम भाषा में यूज किया जाने वाला चूना होता है। क्या होता है, चूना। और इसकी खास बात पता है क्या, जब भी ये प्रोसेस होगा तो यहाँ पे हीट डेवलप होती है, यानी कि हीट एनर्जी यहाँ पे निकलती है। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए, जो लोग थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हैं या जिनके घरों में चूना होता है, डिस्टेम्पर नहीं होते, उनके बारे में बात करूंगा। चूने के जो डेले होते हैं वो हम ला करके पानी में रात भर के लिए भिगाने के लिए छोड़ते हैं। जैसे उसको पानी में डाला जाता है ना, वो इतना ज्यादा उसके अंदर से हीट चेंज होती है कि वो पानी धीमे धीमे बॉयल होने लगता है, बुरी तरह से वो गर्म होने लगता है। तो उसको रात भर छोड़ा जाता है, वो ठंडा होता है, उसके बाद उस CaOH2 का यूज हम लोग अपनी दीवारों पे व्हाइट वॉश के लिए करते हैं। तो इसमें हमने आग नहीं लगाई, बल्कि हमने पानी के अंदर केवल चूने को डाला है, केवल। और उसी से हुआ क्या है कि उसके अंदर हीट चेंज होने लगी। अब ऐसी चीजें सिंपल सी, अगर हम सोडियम की बात करें तो आपने ये बात अपने क्लास में, अपने स्कूल में बहुत फेमस होती है कि सोडियम को पानी में डाल दो सर, आग लग जाती है, दिखा दो सर, दिखा दो। मेरे पास भी बच्चे आते हैं छोटी क्लास के, 10th क्लास के, वो मुझसे ये कहते हैं कि सर सोडियम को पानी में डाल के दिखाइए, जब टेम्परेचर चेंज होता है। आप उसके पीछे के बारे में नहीं सोच रहे, आप उसकी केमिस्ट्री के बारे में नहीं सोचे कि ऐसा हो क्यों रहा है। वो भी आपको दिखाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा आपको, सीरियसली आप अपने टीचर्स के साथ बने रहिए स्कूल में बस। ठीक है ना, जब जब जरूरत होगी उतना आपके साथ डील करते हैं टीचर्स। आगे देखिए, अगर हम सोडियम को लेकर के पानी के साथ मिलाएं, ठीक है ना, आप इसके पीछे बात समझिए जो मैं बता रहा हूँ। तो होता ही है बेटा कि सोडियम कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होगा पानी के साथ, और ट्रांसफॉर्म होकर वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस इट इज अ रिएक्टिव मेटल, सोडियम रिएक्टिव मेटल है, इसलिए उसके अंदर से एनर्जी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, निकलती है, तो उसी से आग लग जाती है। इतनी सी बात है केवल। हम इसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बच्चे 10th क्लास के, 9th क्लास के, है ना, कि सर कैसे भी सोडियम में आग लगा के दिखाइए। खैर, तो ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी हम लोगों का क्या होता है, करेक्टर होता है कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस हुई है। चौथे और लास्ट की अगर हम बात करें, तो फोर्थ करेक्टर जो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, उसका नाम क्या था, देखिए पहला था चेंज इन स्टेट, दूसरा था चेंज इन कलर, तीसरा था चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट वन की अगर हम बात करें तो वो है बेटा हम लोगों का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस बनने लगती है, अब कहाँ बनने लगती है, पेड़ में बनने लगती है क्या, हाँ वो भी एक केमिकल चेंज ही है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा एक छोटे से एग्जांपल की, देखिए माना कि मैंने एक और यहाँ से टेस्ट ट्यूब उठाई, ये टेस्ट ट्यूब ली मैंने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ नहीं है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सिंपल एक लिक्विड डाला हुआ है जिसका नाम है हम लोगों का एल्कोहल।
मैंने इसके अंदर एल्कोहल डाल दिया है, बस देखिए जरा ध्यान से, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कौन सा एल्कोहल है। एल्कोहल है जिसमें OH लगा होता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। एल्कोहल इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं इस एल्कोहल के अंदर एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा पीस सोडियम का अगर डाल दूं, किसका डाल दूं? सोडियम का। ये क्या है हम लोगों का? ये है सोडियम। ये यहाँ पे मैंने डाला इसके अंदर सोडियम। जैसे ही अल्कोहल के अंदर सोडियम जाता है ना बेटा, इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे हम लोगों को बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। अब सॉलिड तो ये तो देखिए, ये तो सोडियम तो सॉलिड, जो अल्कोहल पड़ा हुआ है वो कैसा है? लिक्विड। लेकिन इसके अंदर जो बबल्स बन रहे हैं वो बबल डेफिनेटली कोई ना कोई क्या है? गैस है। अब तीनों चीजें देखिए, तीनों स्टेप, तीनों तरह के स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सोडियम कैसा दिख रहा है हम लोगों को? सॉलिड। एल्कोहल कैसा है यहाँ पे? लिक्विड। लेकिन फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है? गैस की हो रही है। बबल्स जब भी किसी चीज में से निकलते हुए दिखे लिक्विड में से, समझ लीजिए उसके अंदर क्या है? कोई गैस है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। तो ये अगर किसी चीज के अंदर से अपने आप गैस बनने स्टार्ट हो जाए, बबल्स बनने लगे, तो समझ लीजिए कि वहां पे भी हम लोगों का केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शन बहुत सारा तरह की है, बहुत सारे टाइप्स की है, लेकिन रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, वो भी तो जरूरी है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं भाई। रिएक्शन तो हमने पढ़ लिए, रिएक्शन के कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, रिएक्शन के टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन उन सभी के बीच में हम लोग को एक चीज की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ने वाली है बेटा इक्वेशंस की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तभी इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इक्वेशन लिखना ना मैथ वालों के लिए बहुत दाहिने हाथ का, सॉरी बाएं हाथ का खेल है, दाहिने हाथ का नहीं, बाएं हाथ का खेल है। बहुत आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस जो है ना बेटा, ये मैथ की इक्वेशंस की तरह नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें लिखनी है, अगर आपको मैथ नहीं भी आती है तो भी हम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इक्वेशंस लिख सकते हैं, कोई मैथ वाले समीकरण नहीं है। करना क्या है हम लोगों को? देखिए सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर चेंजेस किए ना, या जो लैब के अंदर हमने प्रोसेस किया, वो तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन उसी चीज को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको कितना आसान कर सके लिख सकते हैं, या पैराग्राफ में कोई प्रोसेस है उसको कितना इजीली कम शब्दों में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। देखिए एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट डाल करके दिखाया था, ठीक है। अगर मैं उसको, उस पूरे प्रोसेस को लिखूं, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली, इन ए टेस्ट ट्यूब वी टेक copper sulfate, we take copper sulfate and add an iron nail, an iron nail। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, कब तक लिखेंगे ये सब? प्रोसेस तो हमें पता है ना, क्या करना है फिर इसको आसान बनाने के लिए? हमें चाहिए केवल और केवल दो चीजें। कौन कौन सी चीजों का यूज किया गया है? डेट्स इट। देखिए इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला रूल जो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, वो है आप बना दीजिए एक एरो सबसे पहले। अब इस एरो का जो लेफ्ट हैंड साइड है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी इधर की तरफ जो बना हुआ है ये है आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग जो भी चीज लिखते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट्स। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो चीज रिएक्ट करने वाली है। और राइट हैंड साइड पे हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट्स लिखते हैं। यानी जो चीज रिएक्ट हुई और रिएक्ट होके क्या ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी क्या बन गया, वो क्या कहलाता है? हम लोग का प्रोडक्ट कहलाता है। और ये जो पूरी चीज लिखी हुई है, ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस दो तरह की होती हैं। केमिकल इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहली वाली इक्वेशन का नाम होता है बेटा हम लोगों का वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन का नाम होता है हम लोगों का सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
दोनों के पूरे पूरे नाम लिखते हैं, पूरे पूरे नेम लिखते हैं इन वर्ड्स में। जैसे कि कॉपर को COPPER, सल्फेट लिखना है तो SULPHATE, सल्फेट। पूरे पूरे वर्ड लिखते हैं हम लोग, बीच में एरो बना देते हैं, इक्वेशन बन जाती है। लेकिन उसमें वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर उसी का और मॉडिफाइड रूप की बात करें, उसको और ज्यादा कंप्रेस किया जाए, तो उससे बनते हैं हम लोग के सिंबॉलिक इक्वेशन। जो भी रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो वो कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस है तो डेफिनेटली वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा या एलिमेंट की फॉर्म में होगा। हमें उसका क्या लिख देना, सिंबल लिख देना है या उसका फॉर्मूला लिख देना है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के केवल और केवल सिंबल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना कॉपर सल्फेट पूरा वर्ड में, यहाँ पे हम लोगों को केवल उसका फॉर्मूला लिखना है बेटा, CuSO4। टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ, पेड़ पौधे तो बच ही रहे हैं, है ना, सब कुछ बचाना है हम लोगों को। तो हमें अपनी एनर्जी बचाना है, पेन भी बचाना है अपना, बहुत दिनों तक चलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन को देखिए, रिएक्शन क्या एक बहुत बड़ा विकराल रूप था जो हम लैब में कर रहे थे पूरा प्रोसेस। अब उसको लिखना है तो लिखने के दो तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है सिंबॉलिक इक्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम जो भी हमने प्रोसेस किया उसके पूरे वर्ड लिख के उसके नाम लिख के क्या क्या आपने मिलाया है, ठीक है, एरो लगा दें। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। सिंबॉलिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, केवल आपको सिंबल लिखने हैं, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। तो ये केमिकल और उसको लिखने का तरीका इक्वेशन कहलाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं फटाक से। सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे, अब वापस से वहीं जाते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मैं नहीं चाहता ये चैप्टर, ये वीडियो आप लोग का इतना बड़ा हो जाए कि आप लोग देख ही ना पाए। पूरा वीडियो देख के जाइएगा, कुछ बचेगा इसके अंदर तो डेफिनेटली हम दूसरा वीडियो बनाएंगे ताकि उसके अंदर बचा हुआ पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाए, ठीक है। पहले टाइप की जो रिएक्शन है बेटा आपके सिलेबस के हिसाब से, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी टाइप की रिएक्शन है बेटा, उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो 10th क्लास के बच्चों के सिलेबस में इतनी रिएक्शंस है, इतनी टाइप की रिएक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आप लोगों के टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक मिनट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये 5 तरह की रिएक्शन हर बच्चे को पढ़नी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी समय ना बर्बाद करते हो, सबसे पहले पहली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। पहली रिएक्शन का नाम है हम लोगों का बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बहुत आसान शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा कंबाइन करने से मतलब है, किसी चीज को क्या करना है, आपको कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब जोड़ने का प्रोसेस। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों के वन और टू और मोर रिएक्टेंट यूज होंगे भाई। पहली चीज तो ये क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तभी तो जुड़ेंगे। एक चीज कैसे जुड़ सकती है किसी के अंदर, अगर आप किसी चीज में ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो वो चीज दो होनी चाहिए या दो से ज्यादा होनी चाहिए, एक चीज तो जुड़ेगी नहीं। तो रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए हमारे पास, या तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट। ये यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रही है बेटा। और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बेटा, वो कैसा होगा आपका, सिंगल। वो कैसा होगा हम लोगों का, सिंगल होगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है मैग्नीशियम, मेरे पास सिंपल मैग्नीशियम है।
अब मैं ना पूरे पूरे वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, हम सिंबॉलिक इक्वेशन का यूज करते हैं यहाँ पे। मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ मैंने यहाँ पे मिलाया बेटा ऑक्सीजन, एयर, इसको जोड़ा, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट नंबर 1, ये रिएक्टेंट नंबर 2, अब इन दोनों को जोड़ा, दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो गए, कंबाइन होंगे ऑब्वियसली। अगर कंबाइन होते हैं और यहाँ पे हमको मिलता है MgO, क्या मिलता है बेटा, MgO, सिंगल रिएक्टेंट मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉरी, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हम लोगों को, केवल और केवल एक। रिएक्टेंट हमारे पास कितने, 2। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे आपने 2 नहीं लिखा है, तो इसको बैलेंसिंग और इक्वेशन कहते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसमें बैलेंसिंग ऑफ स्केलेटन इक्वेशन आसानी से सीख सको। तो ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, इसमें आप देखिए कि एक रिएक्टेंट तो ये है मैग्नीशियम, दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे हम लोगों के पास है ऑक्सीजन। इन दोनों की जब रिएक्शन कराई तो उससे एक सिंगल चीज बनी है, और क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं, और कंबाइन होकर के इन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे इन्होंने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आधी बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास है बेटा सोडियम, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के साथ, तो 2 सोडियम ले लेते हैं, 2 Cl2 इसके साथ, तो ये है आपका रिएक्टेंट नंबर 1, ये है आपका रिएक्टेंट नंबर 2, ये सोडियम है, ये हम लोगों की क्लोरीन है, और जब ये दोनों मिली तो इन्होंने मिलकर के बनाया एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम आम भाषा में किस नाम से जानते हैं बेटा, टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जो हम लोग के खाने में डलता है। इट इज सिंपल टेबल सॉल्ट। तो यहां पे भी रिएक्टेंट 2 थे, कंबाइन होकर के एक ही चीज बनी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की जो रिएक्शन होती है बेटा जिसमें रिएक्टेंट 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा और बनने वाला प्रोडक्ट एक होता है, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरे टाइप की रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो दूसरी तरह की जो रिएक्शन आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है उसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, इट इज जस्ट ऑपोजिट, इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में चीजें क्या हो रही थी, कंबाइन हो रही थी। डीकंपोजिशन में चीजें टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, तोड़ी जाती हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, है ना। दिल के टुकड़े बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात होती है बेटा कंपाउंड के टुकड़े करने की, सब्सटेंस के टुकड़े करने की। आइए तोड़ते हैं। जो मजा तोड़ने में है ना बेटा, आप विश्वास मानिए, वो जोड़ने में नहीं है। और केमिस्ट्री का होल सोल में अगर आपको बताऊं तो जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, तो वहां पे बॉन्ड मेकिंग से पहले हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ाया जाता है कि चीजें टूटती कैसे हैं। तो चीजों को तोड़ने के लिए यानी डिकम्पोज करने के लिए उनको हमें एक चीज की स्पेशल आवश्यकता होती है, और वो हम लोगों के लिए होती है बेटा एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, डीकंपोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एनर्जी के हिसाब से डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 तरह की है। पहली डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो वो है हम लोग की थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सी डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। दूसरे की अगर हम बात करें बेटा, तो वो है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। दूसरी है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। और तीसरी की अगर हम बात करें, तो तीसरी डीकंपोजिशन रिएक्शन हम लोगों की कहलाती है बेटा लाइट डीकंपोजिशन, या जिसको हम लोग फोटो डीकंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। एक में हम चीजों को गर्म करेंगे, दूसरे के अंदर हम लोग करंट लगा देंगे, और तीसरे वाले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की चीजों से भी डीकंपोजिशन होता है। एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए थर्मल वाले का मैं अगर एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है CuSO4। ठीक, मैंने इसको हीट किया। अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा का साइन लगाते हैं। डेल्टा का साइन का मतलब होता है किसी भी चीज को गर्म करना। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, और आसान एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इसको मैंने गर्म किया। जैसे इसको मैं गर्म करूंगा, इसके अंदर क्या होगा कि रिएक्टेंट अब हम लोगों के पास केवल एक है, लेकिन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, क्योंकि हम उल्टा पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन का उल्टा। तो हमारे पास रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा होगी, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमको मिलेगा Ca, और दूसरा हम लोगों को मिलेगा बेटा Cl2। प्रोडक्ट कितने बन गए हमारे पास, 2। किसकी वजह से टूटा ये CaCl2,
गर्म करने की वजह से टूटा है साहब, गर्म करने की वजह से। और गर्म करने का मतलब यहाँ पे क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रखा है आप लोगों को कि आप एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए यहां से ऐसे, और इस इलेक्ट्रोड के अंदर यहाँ पे एक रबर कॉर्क लगा दीजिए, ग्रेफाइट की रॉड इसके अंदर डाल दीजिए, यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड है, यहाँ पे ग्रेफाइट की रॉड है जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ तक इसके अंदर पानी भर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए आप 6 वॉट की बैटरी से। जैसे ही आप बैटरी ऑन करेंगे तो ये वाला जो, जैसे आपने इसके अंदर पानी भरा है ना, ये जो पानी भरा हुआ आपको दिखाई देता है, इन इलेक्ट्रोड में जो टेस्ट ट्यूब थी, इन टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे आपको बबल्स फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे। और इस पूरी एक्टिविटी से उन्होंने ये बताया है कि पानी के साथ अगर आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसमें कैथोड और एनोड दोनों जगह पे जाकर के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। यानी पानी को तोड़ने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है। तो किसी चीज को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। लास्ट की अगर हम बात करें तो लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सनलाइट का यूज करते हैं। कौन सी लाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल एनसीईआरटी के हिसाब से AgCl, इसके ऊपर यहाँ पे डाली गई यूवी लाइट। यूवी लाइट का मतलब सनलाइट डाली गई है। इससे क्या होता है कि सिल्वर हो जाता है हम लोग का अलग और क्लोराइड हो जाता है हम लोग का अलग। तो 2AgCl, 2Ag और Cl2, ये भी डिकम्पोजिशन ही है। बस यहाँ पे सनलाइट का यूज किया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है और यहाँ पे चीजों को गर्म किया गया है। तो 3 तरह की एनर्जी से हम लोग कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्ड, तीसरे अगर हम अपने तीसरी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ना ये हम लोगों की बिल्कुल लाइफ से मिलती जुलती है। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, किसी को एक जगह से हटा देना, उसकी जगह खुद ले लेना। बड़ी अच्छी चीज है, आजकल जीवन में यही चल रहा है बेटा। दो लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, एक तीसरा दोस्त आता है, एक को हटा देता, खुद उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। यही कंपटीशन है, यही लाइफ है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, आपको भी यही करना होगा, अपनी स्किल को सुधारना होगा, एक की पोजीशन को हटा करके दूसरी जगह खुद अपने आप को वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हम एक मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, एक मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह पे जाकर के लग जाते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि मेरे पास CuSO4 है, कॉपर सल्फेट किस कलर का था, ये था हम लोगों का ब्लू कलर का। इसके साथ मैंने क्या मिलाई, लोहे की कील डाल दी इसके अंदर। अब ये जो मेटल है ये इस कॉपर मेटल को सॉल्यूशन के अंदर से हटा देगी और खुद जाके जुड़ जाएगी SO4 से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका FeSO4 और यहां से कॉपर हो जाएगा आपका फ्री। तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। अब कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करती है ना, इसके लिए थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग चीजें एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो उसको याद करने का सबसे पहले तरीका लिखता हूं यहां पे, देखिए इधर से लिखता हूं मैं, इससे। करीना ने कार मांगी, करीना ने कार मांगी, ठीक है। ऑल्टो, जैन, फरारी, ये तीनों ही बेटा कार के नाम है। ऑल्टो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, पहाड़ों की रानी जिसको कहा जाता है। जैन पहले आती थी, अब बंद हो गई है, मारुति की पेशकश थी। उसके बाद फरारी के बारे में सब लोग जानते हैं। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी। प्रियंका कोई लड़की है, प्लीज ऑब्सेस्ड मत होना इसको लेकर के। प्रियंका भी है क्यूट महारानी,
हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। अब आप कहोगे सर ने पता नहीं क्या लिख दिया, आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आप समझने की बात है। ये पेपर में लिख के नहीं आना है, ये केवल याद करने का तरीका है। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी। प्रियंका भी है क्यूट महारानी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जरा इधर, मैं यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूं। सबसे पहले करीना के पोटेशियम, दुनिया की सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। ने सोडियम। कार मांगी, Ca कैल्शियम। मांगी, मांगी मतलब मैग्नीशियम। ऑल्टो, ऑल्टो इज रिप्रेजेंटेड फॉर एल्यूमिनियम। Zn जिंक, जिंक इज फॉर जैन। फरारी, फरारी इज फॉर आयरन। अब ये जो है ना, ये मिला हुआ है। प्रियंका भी है, प्रियंका भी मिला हुआ है। यह है बेटा आपका पीबी। पीबी का मतलब होता है लेड, ठीक है। अब देखिए बहुत से ऐसे सिंबल हैं एलिमेंट के जिनका नाम उनके पहले वर्ड से मिलता जुलता नहीं है, जैसे कि एजी सिल्वर के लिए, उसका असली नाम होता है अर्जेंटम। औरम, औरम यानी कि एयू, उसको हम गोल्ड कहते हैं। तो आप इसका ये मत समझना कि गोल्ड का जो सिंबल होता है वो जी होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत से सिंबल ऐसे हैं जो उससे मिलते जुलते नहीं होते हैं, ठीक है। प्रियंका भी है, इंटरेस्टिंग है। इसको हर किताब में ना ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है हर टॉपिक में। उसका रीजन है, बताऊंगा मैं आपको क्या रीजन है। प्रियंका भी है क्यूट, क्यूट यानी सीयू, सीयू का मतलब हो गया आपका कॉपर। अब महारानी वर्ड जो है ना, वो तीन चीजों को लेकर के चल रहा है अपने साथ। आपको अगर पता हो बेटा, तो पहले जमाने में जितने भी राजा महाराजा होते थे ना, उनके नॉर्मल जो घर में बर्तन भी होते थे वो सोने चांदी के हुआ करते थे। तो आप चाहो तो इस महारानी की जगह पे ऐसे करके भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले आप एच जी लिखोगे, फिर उसके बाद ए जी लिखोगे, और सबसे एंड में आप ए यू लिखोगे, यानी कि गोल्ड। तो करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, प्रियंका भी है क्यूट महारानी। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, बस महारानी के अंदर तीन एलिमेंट आपको डाल देने हैं। एक एच जी सबसे पहले, जिसका नाम है मरकरी। एजी, एजी का मतलब क्या होता है बेटा, सिल्वर। और सबसे एंड में एयू, ठीक है। आधी बात समझ में आपके। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए सबसे पहले करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, प्रियंका भी है क्यूट महारानी, एच जी ए जी ए यू। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहलाती है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पड़ता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जिंक का कोई कंपाउंड उठाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ZnSO4 प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन Fe, और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा, आप यहाँ पे खुले शब्दों में लिख देना नो रिएक्शन। क्या लिखना है आपको, नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पता है, क्योंकि जब हम इस सीरीज को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी हम लोगों की क्या होती है, रिएक्टिविटी लो होती जाती है। यानी ये ऊपर के जितने भी हैं सारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जैसे जैसे सीरीज नीचे आती जाती है उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रूल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रूल है बेटा, कि मोर रिएक्टिव, more reactive metal displaces low reactive metal, low reactive metal from compound। तो इस रिएक्शन के अंदर एक तो होगी मेटल और एक होगा बेटा आपका मेटल कंपाउंड, मेटल का कंपाउंड। तो ये जो मेटल है ये हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए, और मेटल कंपाउंड की मेटल जो है वो लो रिएक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी अगर आपको ZnSO4 में से Zn को हटाना है या डिस्प्लेस करना है ना, तो Zn से ऊपर जो मेटल लिखे हुए हैं इनकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। आप इनमें से किसी की भी रिएक्शन करा दीजिए, Zn हट जाएगा SO4 में से, लेकिन आप Zn के नीचे वाले एलिमेंट की आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा अच्छी चीजों का करना है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव चीज कम रिएक्टिव चीज को जड़ से हटा देती है, खुद उसकी जगह पे चली जाती है। तो अगर मैं ZnSO4 के साथ रिएक्शन करवाऊं बेटा Mg की, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम यहां से Zn को हटा देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, और इट विल कन्वर्टेड इनटू MgSO4, और साथ में क्या चीज बाहर हो जाएगी, यहां से जिंक बाहर हो जाएगी।
ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन का मतलब हुआ हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है इसके अंदर, सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज, आप उसको लेक्चर के बीच में लिख लीजिएगा आराम से, उसको याद करने का तरीका लिख लीजिएगा। चौथी रिएक्शन की बात करते हैं फटाफट से, जिसका नाम है बेटा हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इसमें दोनों हम लोगों के कंपाउंड होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं बेटा, दो कंपाउंड की रिएक्शन करनी है आप लोगों को। पहले वाले में क्या था, एक मेटल था और एक कंपाउंड था। इस बार क्या करना है हमें, दोनों के दोनों मेटल की ही रिएक्शन, दोनों कंपाउंड की रिएक्शन करनी है। ठीक है, देखिए जरा, इसमें कोई हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव का फंडा नहीं है। मैंने एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए BaCl2, बेरियम क्लोराइड। दूसरा कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा बेटा H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। ये इस पूरे कंपाउंड के अंदर Ba जो है ये मेटल है। इसके अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हम लोग का प्लस चार्ज वेरी करता है, तो इसको हम मान लेते हैं मेटल है या प्लस चार्ज वाला है। ये यहां से इसको हटा देगा और खुद ये यहां पे चला जाएगा, यानी आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट खेल लेंगे दोनों। आयन एक्सचेंज भी इसका दूसरा नाम होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। ये H2 इधर आ जाएगा, Ba इधर चला जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। Ba जब इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका BaSO4, और H2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका HCl। अब दो H हैं, दो Cl हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, 2HCl। तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ऐसे बहुत एग्जांपल आप लोगों की किताब में लिखे हुए हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास था CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट के साथ मैंने मिलाया मान लीजिए MgCl2, कुछ भी ले लेते हैं। इसके अंदर कॉपर आयन है पॉजिटिव वाला, इसमें मैग्नीशियम आयन है पॉजिटिव वाला। ये अपनी प्लेस को इधर चला जाएगा और ये इसकी प्लेस पे चला जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बेटा हमारा MgSO4 प्लस CuCl2। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, केवल ये वाला मेटल SO4 के साथ चला गया, इसका Cu जो था वो Cl2 के साथ चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो आखिरी रिएक्शन का, और एक मिनट उस पे जाने से पहले डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक चीज और सुनिए। कुछ ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं बेटा जिसके अंदर हम लोग को सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। आप दो लिक्विड को मिलाइए और उससे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ सॉलिड फॉर्मेशन अगर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा PPT, यानी कि प्रेसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शंस का कभी कभी नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन ये ज्यादातर हम लोगों के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग को देखने को मिलती है। दो तरह के सॉल्यूशन लीजिए आप, दोनों को मिला दीजिए, अगर सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है तो वो हम लोग का प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, हाँ जी, अब आगे चलिए। आखिरी रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 11th क्लास में इसके लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर ही बनाया गया, पूरी यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है बेटा ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहले वर्ड का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का नाम होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इनके मतलब समझ लेते हैं फटाफट से, बस 5 मिनट और रुकिए आप, 5 मिनट रुकिए बस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। और इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसमें इसका उल्टा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन कहते हैं। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था हम लोगों का रिडॉक्स रिएक्शन का। एक चीज और छोटी सी आपको बता देता हूं मैं, हो सकता है आपको कभी जरूरत पड़ जाए इसकी, हालांकि आपके सिलेबस में इतना ही है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का रिडक्शन कहलाता है। ये भी बड़े काम की चीज है, अभी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन पड़ेगी। कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होगा,
तब भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तब आपको ना इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका फटाफट से। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे था Mg प्लस, मैंने इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराई, क्या बन गया ये MgO। कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। यहां पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऐड हुआ, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा, उल्टा मतलब इसी रिएक्शन को मैं पलट के लिखता हूं। देखिए जरा, यहां पे मैंने लिखा MgO, इसको किया हीट, यहां से बना Mg अलग और O2 हो गया अलग। ये रिवर्स रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ये डिस्प्लेसमेंट ये मैं लिख दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन का केवल उल्टा पार्ट लिखा मैंने, पलट के लिख दिया। रिएक्शन तो ये भी है, इसमें चीजें जुड़ी हैं, इसमें मैंने एमजीओ को तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अलग अलग पार्ट हो गए। कैसे अलग पार्ट हो गए पता है, इस रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई गर्म किया जैसे इसको, तो इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गई। यानी क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, हम लोगों की रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस एक ही साथ हो जाएं, कैसे हो जाएं, एक ही साथ हो जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये था बेटा हम लोगों के केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का थोड़ी सी जानकारी वाला पार्ट। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि भाई आपके घर वाले आपके ऊपर चल रहे हैं कि इतनी देर से वीडियो फोन देख रहे हो आप। तो आगे का जितना ही बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि हम आपको और अच्छा अच्छा नया नया कंटेंट प्रोवाइड करा सके। थैंक यू सो मच।